हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान का तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। पोशाक मतलब कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। ठीक है, जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो फैब्रिक या धागों से बने होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अन्य घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को भरिए। तो यहाँ पर सारणी है, ठीक है। तो इसमें क्रम संख्या 1 लिखेंगे, वस्तु का नाम लिखेंगे। जैसे हमारी स्वेटर है तो किससे बनी होती है? ये ऊन से, ठीक है। तो ये ऊन प्राकृतिक है या कृत्रिम? तो ऊन दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक भी होती है, कृत्रिम भी होती है। जो भेड़ के बालों से बनाई जाती है वो प्राकृतिक, और जो फैब्रिक मतलब ऐसे रेशों से बनाया जाए जो फैक्ट्री में निर्मित हो वो कृत्रिम है। इसी प्रकार से कपड़े, सूती कपड़े ये क्या होते हैं? कृत्रिम, ये प्राकृतिक होते हैं जो रुई से बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप भर सकते हैं। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? देखिए ये प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको लास्ट में भी दिखाई देगा। धागे से जुड़े मन को, धागे से जुड़े मन को, जो मन के बोलते हैं, जो माला में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं मन को, है ना। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण का प्रयास कीजिए, मतलब याद करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 ए अथवा चित्र 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? मतलब दोनों को जोड़कर देखिए, कोई समानता दिखेगी आपको? क्या संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है? प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो एक बहुलक, अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग या इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार, तो सबसे पहला है रेयॉन, जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ठीक है, तो कालीन और गलीचा के चित्र हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट नायलॉन।
नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतुओं से प्राप्त, मतलब ये पौधे या जंतुओं से प्राप्त नहीं किया गया, का उपयोग करके बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुलभ था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से भी बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराब, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, मतलब जो स्टील का तार होता है ना, लोहे का तार, उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का तार। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए। जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित है, मुक्त सिरे पर एक हुक लगाकर पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रख सकें, मतलब हमको ताकड़ी बनानी है। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्यता बताता है। इस प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की बात ही सारणीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर बढ़ते सामर्थ्य के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे तो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य होती है नायलॉन की, फिर दूसरे नंबर पे आती है रेशम की, फिर ऊन की, फिर कपास की। क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं और जो कृत्रिम होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। आप रेशों धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है? ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। हम तीसरा पॉलिस्टर पढ़ेंगे। पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर मतलब जो सिलाई के धागे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े से आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मेरी माँ जल के लिए सदैव PET पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार बंद खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या? पेट मतलब पॉलीएथिलीन टरथेलेट। यह बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। आपके घरों में जो फ्रिज में बोतलें रखी हैं वो PET की बनी होती हैं, ठीक है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो पॉलिस्टर कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? पॉलिस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर। वास्तव में एक रसायन को जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल,
टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 में किया होगा आपने। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब जो पहेली क्या पूछ रही है, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए ज्वलनशील भी होते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो उन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। एक क्रियाकलाप है, एक प्रकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए। प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो या वर्ग मीटर का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों के पृथक पृथक बीखरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों में निकाल लीजिए और कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की तुलना कीजिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायी या टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह त्रियकबद्ध या क्रॉस होती है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। देखो, कहीं कहीं पे सीधी होती है, कहीं कहीं पे इस तरह से जुड़ी होती हैं। प्लास्टिक के जो रेशे हैं, फाइबर है, वो इस तरह से जुड़े होते हैं ना, एक दूसरे सीधे भी होते हैं या फिर तिरछे भी जुड़े होते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा या पिघला जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन।
पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम में आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलता से मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता से मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की वस्तुएं ऊपर बनी हुई हैं जिसमें प्लेट है और बर्तनों के हत्थे हैं और फर्श की टाइल है और जो बिजली का सामान है, बोर्ड है, स्विच है, ये बने होते हैं। और नीचे थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं हैं जिसमें डिब्बे हैं और वायर के ऊपर जो पीवीसी वगैरह के वायर आते हैं उनके ऊपर जो खोल चढ़ा होता है वो इसका ही बना होता है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छे सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातु की अपेक्षा हल्का होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावटी वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। तो सबसे पहले ए, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी वस्तु धातुओं को अब जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। इनका संचरण आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। बी, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने अपने माता पिता और दादा दादी से बात करी है। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। सी, प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण जैसे दवा की गोलियाँ, टिक्कियों को पैक करने हेतु, मतलब गोलियों को पैक करने का जो पैकेट होता है हेतु, दांतों को सीने हेतु, धागे, घावों को सीने हेतु जो टाँके लगाते हैं वो उसके जो धागे बने होते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं। सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र।
दूसरा है माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। तीसरा, टेफलॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आती है। और चौथा, अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि प्लास्टिक रेसे आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। अब देखेंगे हम जो कचरा है वो किस तरह से कितने दिन में ख़त्म हो जाता है प्रकृति में, और जैव निम्नीकरणीय है या अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, तो सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि ये 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाता है, इसको ख़त्म कर देते हैं जीवाणु, और ये जैव निम्नीकरणीय है। कागज़ ये 10 से 30 दिन लगते हैं इनको, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने लगते हैं इसको, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी 10 से 15 साल लग जाते हैं इसको गढ़ने में, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र ये 1 साल में गढ़ जाता है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। टिन, एल्युमिनियम और अन्य वस्तुओं के धागे ये 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं इसको और ये जैव अनिम्नीकरणीय है। ये धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा नहीं खराब होते, ये बिल्कुल ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, बस ये जंग लगकर या कुछ और तरीके से ये ख़त्म हो सकते हैं बस। प्लास्टिक की थैलियाँ ये कई वर्ष लग जाते हैं इसको ख़त्म होने, और ये भी अजैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, तो क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब तक संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इसका अलग निस्तारण कीजिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप 5R सिद्धांत को याद रखिए। कम उपयोग करिए मतलब रिड्यूस्ड, पुनः उपयोग करिए मतलब रीयूज, पुनः चक्रित कीजिए मतलब रिसाइकिल, पुनः प्राप्त करिए मतलब रिकवर, और उपयोग न करना रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण या रिफ्यूज हितैषी पर्यावरण हितैषी बनाती हैं। पर्यावरण मतलब नेचर हितैषी बनाती हैं। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु विशेष रूप से गाय कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इनके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ उन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई थैलियों की पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी यह
बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? यह एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिसके सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? रेसा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में और सड़क पर नहीं फेंकें। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बों का उपयोग में लाइए। ठीक है, तो ये अपना अध्याय था, इसमें वो आपने पढ़ा। इसके कुछ प्रश्न हैं बहुत अच्छे अच्छे, इन्हें देखिए। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्हें जो लैब है उसमें संश्लेषित करके बनाए जाते हैं, मतलब वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, उन्हें कुछ अलग पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि यह रूप रेशम समान होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, दूसरा सही है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, तीसरा। देखो वैसे तो तीनों सही हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन क्योंकि इसको बनाया जाता है काष्ठ लुगदी से, लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है, तो प्राकृतिक उससे बनाया जा रहा है इसको, तो इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी क और ग दोनों इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। उचित शब्द द्वारा एक स्थान की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे कौन से रेशे कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे अप्राकृतिक या कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाता है? संश्लेषित रेशे जो, देखो पॉलीमर, जो रेशे भी कहलाते हैं। कौन से रेशे कहलाते हैं? पॉलीमर ही होगा उसका नाम सही, ठीक से ना। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो जिस कच्चे माल का नाम क्या है ना, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्रिलिक कहलाते हैं। जो देखो एक अन्य प्रकार संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल है उसको एक्रिलिक कहते हैं। चलिए अब प्रश्नों पर चलते हैं वापस। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक कृत्रिम रेशा है या कृत्रिम फाइबर है। ठीक है, तो आगे के जो प्रश्न है वो अपने मन से देने हैं, क्योंकि आपने पाठ पढ़ लिया है। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो जो पैरासूट है वो इसी से बनाया जाता है, नायलॉन से। और जो कार होती हैं उन पे जो सेफ्टी बेल्ट लगा होता है वो भी इसी का बना होता है। ठीक है, और रस्से भी नायलॉन के बने होते हैं। खाद्य पदार्थों संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्र के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। ठीक है, एक तो ये वजन में हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। और जो प्लास्टिक के हैं जैसे मेलामाइन के बने होते हैं वो काफ़ी ताप को सहन कर लेते हैं और ये आसानी से टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनके लाभ हो गए। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म करके उसका रूप बदला जा सकता है। ठीक है, और ये सस्ते भी होते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार गर्म करके इसको किसी भी रूप में ढालने के बाद में इसको दोबारा गर्म करके
काम में नहीं लिया जा सकता। ये इनके बीच में मध्य अंतर होता है। ठीक है, समझाइए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित क्यों बनाया जाए? जैसे देगची के हत्थे, जैसे बर्तनों के हत्थे क्यों बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट होने के बाद में इनका जो पिघलने का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये पिघलते ही नहीं है, इसलिए। और ना ये गर्म होते हैं, ये जो ताप है उसके कुछ अलग होते हैं। मतलब जो आग है, जो गर्मी है, वो इन हत्थों पर आती ही नहीं है, इसलिए इसके हत्थे बनाए जाते हैं बर्तनों के। विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये ताप के साथ साथ विद्युत के भी कुचालक होते हैं, तो इनमें करंट नहीं आता, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होने के कारण ये जो विद्युत का सामान है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थ दे रखे हैं, नीचे पदार्थ दे रखे हैं। जैसे टेलीफोन यंत्र किसके बने होते हैं? टेलीफोन यंत्र, देखो आजकल जो मोबाइल के जो ये बने होते हैं केस, ये दो प्रकार के होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी होते हैं जो नरम वाला होता है, नहीं कठोर वाला होता है, और जो नरम वाला होता है उसको आसानी से पिघलाया जा सकता है। ठीक है, तो जो पहले वाले जो टेलीफोन होते थे उनकी बात कर रहा है ये, तो उसको आसानी से गर्म किया जा सकता था। ठीक है, तो वो था कौन सी प्लास्टिक? वो थी थर्मोप्लास्टिक थी। ठीक है, प्लास्टिक के खिलौने, ये भी थर्मोप्लास्टिक के थे। कुकर के हत्थे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सामग्री लाने वाला थैला, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। बाल पॉइंट पेन, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक के कटोरे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। विद्युत के तारों के प्लास्टिक आवरण, ये भी थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक की कुर्सियाँ, थर्मोप्लास्टिक। विद्युत स्विच, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको अलग अलग कर सकते हैं। राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। देखो, गर्मियों के कपड़े हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में गर्मी अधिक होती है, हमारे शरीर में से उत्पन्न जो गर्मी है वो वातावरण में बाहर निकलनी चाहिए। और जो प्लास्टिक के कपड़े हैं वो गर्मी या विद्युत गर्मी के कुचालक होते हैं, जो गर्मी को अंदर से बाहर नहीं निकलने देंगे, जिससे हमको गर्मी महसूस होगी। अतः गर्मियों में हमें सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। 10वां प्रश्न, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो ज़्यादातर पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जिसके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी और पदार्थ जैसे लोहा, वायु और नमी के संपर्क में आने पर इसमें जंग लग जाता है, तो ऐसा कोई नुकसान प्लास्टिक में नहीं होता, जिसके कारण ये असंक्षारक प्रकृति के होते हैं। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनानी चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखो, जो दांत साफ करने जो ब्रश होता है, जो उसका हैंडल होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, और मजबूत होना चाहिए, नहीं तो अगर वो भी मुड़ जाएगा तो फिर दांत साफ नहीं हो पाएंगे। और जो इसके जो सूक होते हैं, ब्रिस्टल मतलब इसके जो बाल होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं, वो बनते हैं नायलॉन के। और बाकी जो ब्रश है वो किसी और तरह की प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, तो ये अलग अलग होनी चाहिए। बार बार जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था जब अध्याय खत्म हुआ था कि जो प्लास्टिक है वो उसके कुछ ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं, कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ बनाई जाती हैं जो हमारी प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जीव जंतु उनको खा जाते हैं किसी भी कारण से, जिसकी वजह से उनकी मौत का कारण बनते हैं। कई बार ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहकर नदी नालों में चली जाती हैं, वहाँ पर जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाती हैं। उसके साथ साथ में ये वहाँ पर जो उनका बहने का जो स्थान होता है उसको रोक देती हैं, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का कारण बनते हैं। नदी नालियाँ रुक जाती हैं, जिससे पानी बहकर सड़कों पर आने लगता है। इसके अलावा ये प्लास्टिक
धीरे धीरे करके हमारे भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में जाने लगता है, जो हमारे शरीर में कैंसर का कारण भी बनता है। तो इस तरह से प्लास्टिक को हम कम से कम काम में लें तो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा सही रहता है, हमारे शरीर के साथ साथ में और भी जीव जंतुओं के शरीर के लिए सही रहता है। ठीक है, आगे कॉलम ए के पदों को कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान कीजिए। जैसे पॉलिस्टर है, ये किससे बना होता है? तो देखो यहाँ पर पॉलिस्टर, ये इससे धागे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिस्टर देख नॉयलॉन का है, पैरासूट और मोजा बनाने के काम में आता है। रेयॉन, रेयॉन कपड़े बनाने के काम में आता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ज़्यादा गर्म करने वाली वस्तु, जैसे न चिपकने वाले, हाँ टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन के पात्रों निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। और पॉलिस्टर बचा हुआ कास्ट लुगदी का उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए, ध्यान दीजिए। देखो जो प्राकृतिक रेशे हैं उनकी मात्रा बहुत कम है और जो पाए जाते हैं वो वृक्षों से पाए जाते हैं। तो अब जब ये संश्लेषित रेशे मिलने लग गए तो लोगों ने उन प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों और बर्तनों को खरीदना कम कर दिया है, जिससे वृक्षों को काटना भी कम हो गया है। संश्लेषित रेशे सस्ते होते हैं और ये आसानी से बनाए भी जा सकते हैं। ठीक है, जिससे अगर पेड़ पौधों की कटाई कम हो जाएगी तो पर्यावरण अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। और कुछ जीव जंतुओं के शरीर में भी ये पाए जाते हैं प्राकृतिक रेशे, तो अगर उनको लोग लेंगे नहीं तो जीव जंतुओं की हत्या भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला लास्ट है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। देखो इसका एक उदाहरण पूछा है, इसका मतलब ये है कि आपके घरों में जो तारे काम में ली जाती है उनके अंदर तांबा या एल्युमिनियम लगा होता है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है वो एक थर्मोप्लास्टिक का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये कुचालक होते हैं। इनमें से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ये अध्याय ख़त्म होता है। कहीं पे दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ में।